ड्रामा की शुरुआत हमारे मेन लीड येन को दिखाने से होती है, जो कि बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उसे चीयर कर रही होती है और उनमें से एक हमारी फीमेल लीड शॉ भी होती है, जो कि उसे देखकर बहुत ही ब्लश कर रही होती है। तभी अचानक से सामने से बॉल आने लगता है और वो शॉ को लगने वाला होता है, पर तभी येन सामने आकर शॉ को बचा लेता है और वो उसे किस करने जा रहा होता है। पर यहाँ पर शॉ की नींद खुल जाती है और हमें पता लगता है कि वो बस अपने क्रश के बारे में सपना देख रही होती है। वो सोचने लगती है कि आखिर 8 साल हो गए पर मैं अभी भी अपने क्रश यन को भूल नहीं पाई हूँ। अब थोड़ी ना हम लोग कभी वापस मिलेंगे। तभी यहाँ पर शाओ को बुलाया जाता है कि एक पेशेंट की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत लो गया है। तो शाओ फिर तुरंत ही उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जाती है और वो यहाँ डिसीजन लेती है कि उसे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तभी जब वो इंजेक्शन लगा रही होती है तो एक दूसरा डॉक्टर आकर उसे डांटने लगता है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से ऐसी चीजें कैसे कर सकती है। तो शाओ इसका रीजन बताती है कि अगर ये नहीं किया जाता तुरंत तो उसकी जान जा सकती थी। और तभी इतने में यहाँ पर येन पहुंच जाता है और वो शाओ की तारीफ करता है कि तुमने सच में पेशेंट को अच्छे से हैंडल करी हो। तो वो शॉक रह जाती है कि वो तो अब्रॉड में डॉक्टर का काम कर रहा था, तो वो आखिर अचानक से वो कंट्री कैसे आ गया। तभी शॉ की फ्रेंड कहने लग जाती है कि ये हमारे हॉस्पिटल में आया हुआ नया प्रोफेसर है, लेकिन ऐसा देखकर लग रहा है कि ये बहुत जाना पहचाना है। फिर बाकी चीजें येन हैंडल करता है उस पेशेंट को देखने का कि अभी उसे कौन सी मेडिसिन देनी होगी, और इस तरीके से ये लोग पेशेंट को बचा लेते हैं। फिर जब ये लोग बाहर आते हैं तो हॉस्पिटल के जो मेन हेड डॉक्टर है वो येन की तारीफ करने लग जाते हैं कि वो अभी यहाँ पर आया और इसने इतनी जल्दी एक पेशेंट की जान भी बचाया। तो येन इसका क्रेडिट शॉ को देने लगता है और कहता है कि वो डॉक्टर शॉ का कमाल है, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तो हेड फिर शॉ को येन से मिलवाने लगते हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल का नया प्रोफेसर है और वो अभी रिसर्च टीम में काम भी करने वाला है। तो उसकी वो तारीफें बता रहे होते हैं। तभी शॉ की फ्रेंड यहाँ पर येन को पहचान लेती है और कहती है कि यही तो तुम्हारा हाई स्कूल वाला क्रश है ना। तभी हेड शॉ को बताते हैं कि अब तुम लोग सेम रिसर्च टीम में हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि डॉक्टर येन अब तुम्हारे प्रोफेसर है, वो उनके अंडर में काम करोगी और इनसे तुम्हें सीखना है। तो शाओ तो खुश हुई होती है और फिर वो जल्दी से हेड डाउन करके उसे तुरंत ही हेलो करने लग जाती है। तभी हेड कहते हैं कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये स्कूल के स्टूडेंट की मीटिंग नहीं है जो तुम उसे टीचर की तरह समझती हो। शाओ तो बहुत एम्बेरस हो रही होती है। तभी यहाँ पर येन फिर उसे हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तो शाओ अपने हाथ पे पिंच करती है और सोचती है कि यानी मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ, वो लड़का जिसके ऊपर मेरा 8 साल से क्रश है वो सच में वापस आ गया मेरी लाइफ में। वो इतनी खुश हो रही होती है। हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शाओ हाई स्कूल में थी तभी उसकी जो कजिन लेन है वो अपनी सारी फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर उसे बुली कर रही होती है और उसे समझा रही होती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे अंकल से शादी कर ली है सिर्फ हमारी रिच फैमिली में आने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसे लोगों की हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं है। तभी लेन के फ्रेंड्स उसे कहने लगती है कि आखिर तुम इतना क्या इसे झेलती हो, मारो इसे जल्दी से, इसे सबक मिलना चाहिए। तो वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, पर तभी अचानक से यहाँ पर येन आ जाता है और वो उसे कह देता है कि उसने उसकी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और अगर वो टीचर को दिखा देगा ना तो फिर उन सभी के पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। तो वो कह देता है कि अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाए तो अभी इस प्लेस से छोड़ दो। तो वो सभी फिर डर के यहाँ से चले जाते हैं। तभी फिर शाओ जल्दी से चश्मा पहनती है और येन उसे अपना हाथ देता है उठाने के लिए, तो वो उसे देखती रह जाती है और तभी से ही वो उसका क्रश बन जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर शॉ येन से हाथ मिलाने जा रही होती है, पर तभी इतने में येन को कॉल आ जाती है। तो फिर वो तुरंत ही कॉल पे बात करने के लिए बाहर जाता है और उसकी मॉम उसे कॉल पर फिर कह रही होती है कि उसे 9 बजे टाइम पे रेस्टोरेंट पहुंच जाना है ब्लाइंड डेट के लिए। तो वो अपनी मॉम को हाँ बोलता है और फिर जब यहाँ से जा रहा होता है तो शाओ से बात कर ही नहीं पाती है और याद करने लगती है कि कैसे हाई स्कूल के टाइम पे भी वो हमेशा उसे फॉलो किया करती थी, उससे बात करना चाह रही थी, पर वो कभी इतनी हिम्मत कर ही नहीं पाई थी। फिर यहाँ पर शाओ को भी उसकी मॉम की मैसेज आती है और वो भी उसे ब्लाइंड डेट पर ही जाने के लिए बोल रही होती है और वो उसे बहुत अच्छे से तैयार होने के लिए बोल रही होती है कि सामने वाला जो बंदा है वो अब्रॉड से आया हुआ है। तो शाओ कहती है कि ठीक है मॉम, मैं समझ गई, और यहाँ खुद तो सोचती है कि वो कोई अच्छे से तैयार होकर नहीं जाने वाली है। फिर नेक्स्ट डे शाओ जब ब्लाइंड डेट के लिए रेस्टोरेंट पहुंच रही होती है तभी वो यहाँ पर येन को देखती है और शॉक हो जाती है कि उसका ब्लाइंड डेट कोई और नहीं वो है और वो इतने गंदे से तैयार होकर आई है। फिर वो जल्दी से उसके सामने आती है और शाओ से कहता है कि डॉक्टर शाओ आप यहाँ पर। फिर वो भी कहता है कि यानी तुम ही मेरी ब्लाइंडेड हो। शाओ कहती है कि प्लीज थोड़ा देर मेरे लिए रुकना, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ, और ऐसे बोलकर वो भाग जाती है और वॉशरूम में आकर फिर वो अपने बाल खोल देती है और थोड़ा अपना कपड़े का लुक चेंज कर लेती है और जल्दी से मेकअप करके
वो यहाँ येन के सामने पहुंच जाती है। तो येन उसे देखते के साथ ही सोचता है कि वो कितनी क्यूट लग रही है और उसने इतनी जल्दी अपना अपीयरेंस भी चेंज करके आ गई। फिर वो जल्दी से उसके लिए चाय निकाल कर देता है और उससे बातों में पूछता है कि लगता है तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही है। तो शाओ बताती है कि हाँ बात ऐसी है, मैं 27 ईयर्स की हो गई हूँ और मेरी एज की मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई, तो मेरी मॉम इसलिए जल्दी में मेरे लिए ब्लाइंड ढूंढने को। तो वो कहता है कि तुम्हें तो देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम 27 ईयर्स की हो, ऐसा लगता है जैसे तुम अभी ग्रेजुएट हुई होंगी। तो शाह सोचती है कि इसने मुझे पहचाना नहीं है। वो सोचती है कि हाँ लेकिन मैंने हाई स्कूल में थोड़ी ना कोई अपना उसके सामने अपीयरेंस बनाई थी, तो उसे मैं कैसे याद होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हम लोग सेम हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाली हूँ ताकि इसे मैं अच्छे से याद हो जाऊँ। फिर वो उससे कुछ बात करने वाली होती है, तभी यहाँ पर ड्रेस दोनों को कॉफी ला कर देती है। फिर रियान कॉफी पी रहा होता है और शाह उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि आखिर कोई कॉफी पीते हुए भी इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। कुछ बोलने ही जा रही होती है कि तभी इतने में रियान को वहाँ पर कोई कॉल आ रहे होते हैं, तो वो मैसेज पे बात करने लगता है और शाह को फिर रियान कॉफी पीते हुए खांसी आती है, तो वो जल्दी से उसे टिश्यू देता है। शाह फिर उसे कहती है कि अगर देखो तुम्हें कुछ काम हो तो तुम जा सकते हो। रियान कहता है कि हाँ अभी मुझे एक काम आ गया है और मेरा अभी का अपॉइंटमेंट है। शाह ये सुनते के साथ ही शॉक हो जाती है कि क्या अपॉइंटमेंट, यानी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, अगर गर्लफ्रेंड होती तो मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं आता। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं एक स्कमबैग हूँ जो गर्लफ्रेंड होने के बाद भी यहाँ ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। तो शाह कहती है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, और देखो अब तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, तो जल्दी जाओ तुम अपना काम कर लो। तो फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर भी तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो शाह मना करती है कि मेरा घर ना हॉस्पिटल के पास ही है, तो मैं तो अभी जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो यन कहता है कि ठीक है और वो जाने लगता है। फिर रुककर वो उसके पास आता है और कहता है कि क्यों ना तुम अपना व्हीलचेयर आईडी दे दो ताकि हम लोग दोबारा कांटेक्ट कर सके। ये सुनकर शाह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उसे अपना व्हीलचेयर आईडी दे देती है और यन कहता है कि ठीक है फिर जब तुम घर पहुंच जाना तो मुझे मैसेज कर देना। ये बोलकर वो चला जाता है और ये तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और सोचती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मुझे मेरा क्रश ऐसे मिल जाएगा, वो भी इतने सालों बाद, और अभी भी उसे देखकर मेरी हार्ट बीट वैसी बढ़ रही है। फिर वो पुराना टाइम याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे हाई स्कूल टाइम पर भी वो बस उसे देखती रह जाती थी। फिर शाह अपने बैग में से एक ब्रेसलेट निकाल कर देखते हुए सोच रही होती है कि क्या हम लोग काम की जगह के अलावा कहीं और भी मिल सकेंगे। वो फिर उसके वीचेट का डीपी देखती है और उसके हाथ देखकर खुश हो रही होती है कि उसके हाथ भी कितने ब्यूटीफुल है। तभी शाह को फिर यहाँ पर अपने हाई स्कूल के मॉनिटर का कॉल आता है और वो लड़का उसे क्लास रियूनियन पार्टी के लिए बुला रहा होता है। शाओ मना कर रही होती है कि उसे काम है इसलिए वो नहीं जाएगी। तो फिर वो कहने लगता है कि सच में तुम और येन हो जो कि कभी आते नहीं हो, और फाइनली मैंने येन को इतनी मुश्किल से बनाया कि वो क्लास रियूनियन पार्टी में आ जाए क्योंकि वो अब्रॉड से इतने टाइम पर आया, तो वो तो मान गया लेकिन देखो तुम नहीं मान रही हो। तो शाओ ये सुनते के साथ ही मान जा रही है कि मेरे पास टाइम है, मैं आ जाऊंगी। शाओ तो इतनी खुश हो जाती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हम लोग इतनी जल्दी फिर से मिलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ यहाँ क्लास रियूनियन पार्टी के लिए पहुंचती है, तो उसके सारे क्लासमेट उसे देखकर शॉक होते हैं कि ये हमारी क्लास की सबसे अगली लड़की इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन चुकी है। तो लिन की फ्रेंड जू सभी से कहने लगती है कि इतना क्या तारीफ कर रहे हो, बस थोड़े से पैसे खर्च करिए और कुछ नहीं। शाओ हमें बताती है कि ये लिन की फ्रेंड जू है जो कि उसकी चमची थी और उसके कहने पर ये भी उससे बुली किया करती थी। शाओ सोचती है कि इतने साल हो गए लेकिन इस बंदी का नेचर अभी भी नहीं बदला है, अभी भी वैसी बुरी है। फिर वो आकर उसे रिटर्न में जवाब देती है कि तुम जैसा मुझे बोल रही हो तुम तो भी काफ़ी बदल चुकी हो, तुम्हें लगता है मेकअप का ज़्यादा नॉलेज हो गया है, तभी तो हाई स्कूल से कुछ ज़्यादा ही अलग लग रही हो। तो ये सुनकर फिर बाकी सभी को हंसी आ रही होती है। फिर मॉनिटर यहाँ पर शाओ से इस बारे में पूछ रहा होता है कि वैसे वो डॉक्टर कैसे बन गई, उसने ये मेजर क्यों चुनी। तो फिर वो सोचने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ ने स्कूल टाइम में एक दिन येन की बातें सुन ली थी। वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि वो डॉक्टर बनेगा। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि लेकिन डॉक्टर्स तो अपने काम में कितना बिजी रहते हैं, तो तेरे पास फिर गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी तो तू शादी कैसे करेगा। तो वो कहता है कि फिर मैं किसी डॉक्टर से शादी करूंगा। तो फिर शाओ ये सुनते के साथ ही डिसाइड कर लेती है कि वो भी डॉक्टर बनेगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और शाओ बहुत ही खुश होकर बताने लगती है कि उसने किसी पर्सन की वजह से डॉक्टर बनने का डिसीजन ली थी। तो मॉनिटर पूछता है कि फिर क्या वो तुम्हारा स्वीट हार्ट है। तभी जू यहाँ पर जानबूझ के शाओ को धक्का दे देती है तो शाओ गिरने लगती है, पर इतने में यहाँ पर येनो से गिरने से बचा लेता है। जू को तो ये देखकर गुस्सा आती है। फिर येन यहाँ चेयर निकालते हुए जानबूझ के जू के पैर के ऊपर रख देता है और कहता है कि सॉरी गलती से हो गया। तो कहती है कि कोई बात नहीं। ऐसे वो शाओ का बदला ले लेता है और सोचता है कि ये शाओ वही लड़की है जिसे हाई स्कूल के टाइम पर बुली किया जा रहा था,
वो अब जाकर उसे पहचानता है। फिर यहाँ पर जियांग से सारे क्लासमेट इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो अब्रॉड से आने के बाद कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो फिर वो जब हॉस्पिटल का नाम बताता है तो ये सुनकर फिर मॉनिटर शाओ से पूछता है कि तुमने भी तो उसी हॉस्पिटल का नाम बताई थी ना, तो यानी तुम दोनों कलीग हो। शाओ बताती है कि असल में ये मेरा सब्स्टिट्यूट प्रोफेसर है और अभी तो मैं बस इसकी छोटी सी असिस्टेंट हूँ। तो यानी यहाँ पर शाओ की तारीफ कर देता है, या असिस्टेंट हो तो क्या हुआ, बिना असिस्टेंट के मैं ऑपरेटिंग रूम में आखिर काम कैसे करूंगा, मुझे आखिर तुम्हारी हेल्प की जरूरत तो लगेगी। यानी शाओ की और भी तारीफें कर देता है कि मैं ऐसी किसी को भी असिस्टेंट चुनता नहीं हूँ और तुम्हें चुनाऊं यानी तुम्हारे अंदर कोई बात है, तो अब तुम समझ गए हो कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। तो शाओ सोचती है कि वो उसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहीं मैं इसकी बातों से मिसअंडरस्टैंड ना कर लूँ कि मैं इसके लिए सच में इंपॉर्टेंट हूँ। तभी शाओ की फ्रेंड कहने लगती है कि लगता है येन और तुम्हारे बीच में कुछ कुछ होना पॉसिबल है। शाओ कहती है कि अभी नॉनसेंस बातें मत करो। फिर इस पार्टी में लिन की दूसरी फ्रेंड बाइनिंग भी पहुंच जाती है और वो जू से पूछती है कि तुम्हें किसने बुली किया। तो वो बताती है कि और कौन कर सकता है, ये शाओ ने। तो शाओ कहती है कि तुमने जो मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करी थी मैंने तो बस उसी का जवाब दी, तो माफी मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो बाइनिंग शाओ से कहने लगती है कि आखिर इसमें जू की गलती क्या है, गलती तो तुम्हारी हुई ना, तुम हाई स्कूल के टाइम से इतनी अलग लग रही हो कि कोई भी शक कर सकता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। इस पर शाओ कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैंने भी तुम्हें एक दिन किसी ओल्ड मैन के साथ हॉस्पिटल जाते हुए देखी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ओल्ड मैन तुम्हारा शुगर डैडी होगा, तभी तो तुम उसके साथ घूम रही थी। तो फिर वो गुस्सा करने लग जाती है कि तुम क्या बोल रही हो। शाओ कहती है कि मैं तो बस सच बता रही थी। देखो मैं तुम्हें एक और चीज समझा दूं कि मैंने उस ओल्ड मैन को और भी बार हॉस्पिटल जाते हुए देखी थी और उससे कोई बीमारी थी, तो इसलिए तुम ना अगली बार बच के रहना, तुम्हें भी फिर कुछ भी हो सकता है, मैं तो बस तुम्हें केयरफुल रहने बोल रही हूँ। तो बाकी क्लासमेट फिर बाइनिंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि हमने सोचे भी नहीं थे कि ये एक ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो सकती है। तो बाइनिंग चिल्लाने लगती है कि तुम सभी मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो, कम से कम मैं तुम लोगों से तो बेहतर ही हूँ। और वो दोनों मिलकर शाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि जैसे उसकी मॉम ने लेन के अंकल से शादी कर ली वैसी वो भी ऐसी टाइप की लड़की होगी और ऐसे ट्रिक इस्तेमाल करेगी। शाओ ये सुनकर सोचती है कि क्या येन भी मेरे बारे में ऐसे सोचता होगा। तभी येन इन लोग को चिल्लाता है कि अब बस बहुत हो गया, तुम लोग इसे हाई स्कूल के टाइम पर भी बुली करते थे और अभी भी। तो शाओ खुश हो जाती है कि ये मेरी साइड ले रहा है। शाओ इन लोग को बताती है कि मैंने तुम लोग की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हूँ और अगर मैं चाहूँ ना तो अब भी तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। वो पूछती है कि यहाँ पर कौन लॉयर है। तो शाओ की फ्रेंड उठकर बताने लगती है कि मैं हूँ। तो यहाँ पर एक बंदा कहता है कि लेकिन तुम भी तो शाओ की तरह डॉक्टर हो ना। तो कहती है कि तुम्हें क्या, मैं एक लॉयर ढूंढ लूंगी। फिर जू और बाइनिंग दोनों ही डर जाते हैं और दोनों गुस्से में फिर शाओ को सॉरी बोल देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। शाओ की फ्रेंड फिर उसकी तारीफ करती है कि तुमने अभी अपने लिए बोली तो तुम कितनी कूल लग रही थी। तो शाओ कहती है कि अब मैं पुरानी वाली वो लड़की नहीं रही हूँ जिससे सब लोग बुली करें। तो एन खुश होकर कहता है कि हाँ तुम बहुत बदल गई हो। और फिर ये सारे मिलके ड्रिंक टोस्ट करते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। पार्टी के बाद फिर शाओ अपनी फ्रेंड के साथ जब बाहर आती है तो बाहर येन भी होता है। तो शाओ की फ्रेंड इन दोनों को साथ छोड़ने के लिए कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं अपना खुद चले जाऊंगी, और वो यहाँ से भाग लेती है। फिर शाओ येन को देखकर स्माइल कर रही होती है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा शादी करने का प्लान है। तो वो शौक हो जाती है कि तुम मुझसे शादी करने के बारे में पूछ रहे हो। तो येन बताने लगता है कि मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो अगर तुम भी शादी करना चाहो तो क्यों ना तुम मुझे कंसीडर करो पहले। अगर हम शादी करते तो हम अपने हिसाब से एक साथ रह सकते हैं और क्योंकि हम लोग एक दूसरे को ज्यादा जानते भी हैं तो हमारा साथ होना फिर कंफर्टेबल होगा। शाओ मन में सोचती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं अपने क्रश के साथ कभी शादी करने के भी सपने सोच सकती हूँ, वो अपने मुंह से खुद बोल रहा है कि मैं उसे कंसीडर करूँ शादी के लिए। फिर वो हाँ बोलने लगती है। तभी इतने में येन के फोन का नोटिफिकेशन आता है। वो पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो शाओ सोचती है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल भी करना चाहिए। वो कहती है कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तो येन फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, मुझे अभी कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है और फिर शाओ उसे देखती रहती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने घर पे होती है तो उसकी मॉम उसे कॉल पे पूछ रही होती है कि उसकी ब्लाइंड डेट कैसी रही। तो शाओ कहती है कि ठीक ही थी और हम लोग अभी कांटेक्ट में भी है। तो उसकी मॉम खुश हो जाती है कि ये तो अच्छी बात है, फाइनली तुम्हें कोई तो पसंद आया जिसमें तुम इंटरेस्ट ले रही हो। वो खुशी के मारे कहने लगती है कि अब तुम इसी साल ही जल्दी से जल्दी मुझे मेरे सन इन लॉ से मिलवाना। तो शाओ स्माइल करने लगती है और कहती है कि मॉम ठीक है अब मैं कॉल रखती हूँ। फिर शाओ येन के बारे में याद करने लगती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जिस दिन येन ने इसे बचाया था तो गलती से वो अपना ब्रेसलेट वहीं पर ही गिरा कर चला गया था। तो फिर शाओ ने उसे उठा ली थी। वो उसका ब्रेसलेट पहनते हुए सोचती है कि शायद मुझे हिम्मत करके उसे चेस करना चाहिए।
फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लोग एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं और यान मेन सर्जरी कर रहा होता है और शाह उसकी असिस्टेंट बनकर उसका काम कर रही होती है। तभी वो उसकी तारीफ करता है कि वो सब कुछ कितने अच्छे से सुन रही है। तो शाह तो खुश हो जाती है कि उसने फिर उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। नेक्स्ट सीन में जब ये लोग की छुट्टी हो जाती है तो शाह हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है और वो भी फिर काफी थक गई होती है और सोचती है कि आज उसे काफी लेट हो गया। तभी सामने से येन उसके पास आ रहा होता है तो वो सोचती है कि क्या ये मेरे लिए आ रहा होगा, नहीं नहीं जरूर ये किसी और को ढूंढ रहा होगा। वो जाने वाली होती है तभी येन कहता है कि क्या तुम मुझसे छुप रही हो। तो शॉ कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम अभी तक गए नहीं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने इस बारे में क्या सोची हो, फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और ये सुनते ही फिर अपना हाई स्कूल टाइम याद कर रही होती है और वो फिर उससे कह देती है कि मैंने अच्छे से सोच ली हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। वो सोचती है कि लाइफ में अपने ड्रीम पूरे करने के लिए थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ती है और वो सोचती है कि अगर ये ड्रीम भी हुआ तो कम से कम मुझे रिग्रेट नहीं होगा। तभी एन कहता है कि तुम इतनी जल्दी मान गई, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है अगर मैंने तुम्हें कोई स्कैम कर दिया तो। ऐसा बोलकर उसके पास पड़ता है तो शाओ बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाती है और गिरने लगती है। तो फिर वो उसे टाइम पे पकड़ता है। वो कहता है कि सॉरी शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। तो शाओ कहती है कि मुझे असल में पता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं है और वैसे भी हम दोनों की फैमिली शादी के लिए हमें फोर्स कर रहे हैं तो वैसे किसी से भी शादी करने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से ही कर ले, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इन कहता है कि ठीक है फिर कल सुबह हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चलेंगे। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और मन में सोचती है कि क्या इतनी जल्दी। तो शाह कहता है कि क्या वो ये कल लेट है तो, लेकिन आज तो काफी लेट हो चुकी है, अब तक तो ऑफिस बंद भी हो गया होगा, लेकिन हाँ अगर तुम कहो तो मैं कोई कनेक्शन लगा के बात करूँ। तो शाह मान जाती है कि नहीं करी ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और शाह सोच रही होती है कि मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं अपने क्रश से शादी कर लूंगी। तभी वो कहता है कि चलो फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारे घर पे चलेंगे और मैं तुम्हारा सामान पैक करवाने में हेल्प कर दूंगा। तो शाह कहती है कि नहीं नहीं मैं अकेली कर लूंगी। तो येन फिर उसे सर्टिफिकेट दिखाने लगता है और कहता है कि देखो ये क्या है, मैरिज सर्टिफिकेट, अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तो शाह कहती है कि ठीक है मैं धीरे धीरे आदत डालने की कोशिश करूंगी। तो कहता है कि हाँ जल्दी से आदत डाल लो, अब तुम मेरी वाइफ हो, ऐसे बोलकर वो आगे बढ़ता है। शाह तो फिर खुश हो जाती है और येन फिर कार का डोर खोलता है उसके बैठने के लिए। फिर इसके बाद येन उसे अपने घर पे ले आता है और उसे बताने लगता है कि ये मास्टर बेडरूम है तुम्हारा रूम और ये गेस्ट रूम है जहाँ पर मैं रह लूंगा। तो शाह कहती है कि नहीं नहीं आखिर मैं बेडरूम में कैसे रह सकती हूँ, तो तुम ही उसमें रह लो, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। तो वो तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि तुम बेडरूम में ही सो, नहीं तो फिर क्या तुम्हें मेरे साथ सेम रूम शेयर करना है। शाह कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो येन फिर उसे मास्टर बेडरूम में लेकर जाता है और कहता है कि तुम अब अच्छे से यहीं पे रहो, कल वैसे तैयार हो जाना, कल मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर चलूंगा। फिर नेक्स्ट डे शाह बहुत ही अच्छे से तैयार होती है और जब वो ड्रेसअप होकर यहाँ पर बाहर आती है तो येन उसे देखते रह जाता है और कहता है कि आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तो शाह बहुत ही शाह हो जाती है और कहती है कि चलो हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारा फ्रेंड वेट करा होगा। फिर जब ये लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तब यहाँ पर येन को कॉल आ जाती है तो कहता है कि रुको मैं अभी बाहर से बात करके आता हूँ। फिर वो बाहर चला जाता है और तभी यहाँ पर लेन इन दोनों को देख लेती है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों कब इतने क्लोज हो गए जो एक साथ आए। फिर लेन यहाँ शाह से बात करने आती है और उसे कहती है कि मैंने जू से इस बारे में सुनी कि तुम और येन सेम हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो शाह कहती है कि तुम्हें जो बोलना है डायरेक्ट बोलो। तो लेन कहने लगती है कि मैं तुम्हें अभी ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम हॉस्पिटल से खुद ही रिजाइन करो और हाँ येन से दूर ही रहो। शाह कहती है कि मैं किससे क्लोज हूँ और किससे दूर हूँ ये तुम मुझे बताने वाली कौन होती हो। तो लेन फिर से उसकी मॉम और उसकी पैदाइश पे चली जाती है। तो शाह कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई हो कि मेरे डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था विलेज में, तब मेरी मॉम और वो साथ मिले थे और इस तरीके से फिर दोनों के बीच में प्यार हुआ और दोनों ने शादी की और ग्रैंडपा ने भी उन्हें एक्सेप्ट करे थे। और तुम इतने सालों से बस मेरे मॉम डैड के बारे में झूठी रूमर फैलाती आ रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब सह के लूंगी। तो लिन कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं है, मैं अगर एक वर्ड भी कह दूंगी ना तो तुम्हें हॉस्पिटल से फायर कर दिया जाएगा। ये सुनकर फिर शाह को गुस्सा आ जाती है और वो ग्लास का पानी उठाकर इसके मुंह पे फेंक देती है और कह देती है कि मैं तुम्हारी ये सब ट्रिक सब सहने वाली नहीं हूँ। लिन उसके ऊपर हाथ उठाने जाती है तो शाह उसका हाथ भी पकड़ के उसे दूर कर देती है और यहाँ से जा रही होती है तो लिन अपने बैग से फिर उसे गुस्से में मारने को करती है। तभी इतने में यहाँ पर येन आ जाता है और वो शाह को बचाने के लिए फिर जल्दी से उसके पास आता है और इसके हाथ में लग जाता है। तो शाह उसकी फिक्र करने लगती है। तभी यहाँ पर लिन फुल एक्टिंग मोड में आ जाती है और कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं करी, पहले इस शाह ने मेरे ऊपर पानी फेंक दी थी, मैं तो बस इससे अच्छे से बात कर रही थी पर इसने खुद ही मेरे साथ बदतमीजी करी, देखो तुम खुद ही देख लो मेरे ऊपर कैसे पानी लगा है। शाह सोचती है कि अब ये ऐसे बोल रही है तो पक्का येन तो इसकी बातों पे बिलीव करेगा ना, क्योंकि आखिर
हाई स्कूल टाइम में भी ये लोग एक दूसरे के कितने ज्यादा क्लोज थे, हमेशा साथ पढ़ते थे और साथ घूमते भी थे। वो सब याद कर रही होती है और सोचती है कि मैं तो बस हमेशा कॉर्डिनेट में थी। वो सोचती है कि ये लोग इतने अच्छे फ्रेंड है तो वो आखिर मेरी साइड थोड़ी ना लेगा। पर यहाँ पर यन तो लिन को चिल्लाता है कि वो आखिर कितनी खराब है जो शाओ को बुली कर रही थी। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ अगर इसी काम के तो इसे फेंक ही दो, और वो शाओ के हाथ की फिक्र करने लगता है। तो शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो उसकी केयर कर रहा है। तब यहाँ पर लिन चिल्लाती है कि यहाँ चोट मुझे लगी और तुम इसकी केयर कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोली हो, तुम्हारी कोई बातें सच है ही नहीं जो तुमने इसके साथ हाई स्कूल में करी थी। तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों कभी फ्रेंड्स बन सकती हो, जो तुम मुझे झूठ कह रही थी कि तुम इससे अच्छे से बात करी और इसने तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दी। कहती है कि लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ, उस टाइम पर मैं यंग थी, मुझसे गलती हो गई। अब तो मेरा और शाओ के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। और वो शाओ से कहती है कि मैं सही कह रही हूँ ना, और उनसे इशारा कर रही होती है। तो शाओ भी उसे समझा देती है कि मैं कोई तुम्हारी साइड किक नहीं हूँ जो तुम्हारी ट्रिक्स में फंस जाऊंगी। मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे बीच में फ्रेंडशिप तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। लिन गेन को दिखाने लगती है कि देख लो ये कैसी बातें कर रही है, मैं तो इसके साथ अच्छे से बनाना चाहती थी। यन अभी भी शाओ की साइड लेता है और कहता है कि शाओ बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारी और इसकी अब कभी नहीं बन सकती है। तो वो शाओ ये सुनकर भी शॉक हो जाती है कि लिन के सामने उसने मेरी साइड लिया, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई खास रिलेशन नहीं है, जैसा कि रूमर फैली थी कि दोनों डेट कर रहे होंगे। यानी मैं अभी भी फर्स्ट स्टेप ले सकती हूँ। शाओ फिर यन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हारा फ्रेंड वेट कर रहा होगा ना। तो ये देखकर लिन कहती है कि आखिर ये क्या है, तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यन शाओ का हाथ पकड़ते हुए लिन को बता देता है कि ये मेरी वाइफ है, हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं। ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है और शाओ तो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है कि लिन के सामने उसने ये चीज बता दिया कि वो उसकी वाइफ है। लिन को गुस्सा आती है और वो चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम इस शाओ से कैसे शादी कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं किसी से भी शादी करूँ, आखिर तुम्हें क्यों। और यहाँ से फिर वो शाओ के साथ चला जाता है। लिन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। फिर जब दोनों यहाँ लिफ्ट में आते हैं तो शाओ यन को थैंक्स बोलने लगती है कि उसने उसे डिफेंड किया। और वो पूछती है कि लेकिन मेरी वजह से तुम्हारा और लिन का रिलेशन खराब हो गया होगा ना। ये कहता है कि मेरे और उसके बीच में कभी कुछ था ही नहीं, वो तो इसकी मॉम और मेरी मॉम के बीच में थोड़ी सी फ्रेंडशिप थी, तो इसी वजह से वो मेरे पास आया करती थी कभी भी अपनी हेल्प के लिए। पर मैं सिर्फ उससे अपना नॉर्मल क्लासमेट ही मानता था और से ज्यादा नहीं, तो तुम गलत मत समझना। तो शाओ सोचती है कि ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि इसके और लिन के बीच में कुछ था ही नहीं। वो कहती है कि लेकिन तुम्हारा बहुत थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। तो कहता है कि ये तो मेरा फर्ज हुआ ना, क्योंकि तुम अब मेरी वाइफ हो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्लासमेट और वाइफ में से कौन मेरे लिए ज्यादा क्लोज होनी चाहिए। शाओ तो और खुश हो रही होती है कि वो इतनी जल्दी अपनी हस्बैंड वाली आइडेंटिटी को अडेप्ट कर चुका है, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मुझे लाइक करता है। वो इसी बारे में सोच रही होती है। तभी यहाँ लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उनके धक्के की वजह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाते हैं और शाओ के लिप्स गलती से येन के नेक पर टच हो जाते हैं। तो वो तो बहुत शॉक हो जाती है और येन और वो फिर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर जब इनका फ्लोर आ जाता है तो येन आगे बढ़ता है और शाओ उसके पीछे जा रही होती है। तभी वो आगे देखती नहीं है और उससे टकरा जाती है। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम क्या सोचने में लगी हो। शाओ सोचती है कि वो आखिर उसका मूनलाइट था और उसे पता भी नहीं चला, वो उसके इतना नजदीक आ गया। फिर येन यहाँ पर शाओ को अपने फ्रेंड से मिलवाने लेकर आ जाता है और उसके लिए चेयर निकाल के उसे बैठाता है। उसका फ्रेंड काफी शॉक होता है कि वो किसी लड़की को लेकर आया। तो येन उसे मिलवाने लगता है कि ये मेरी वाइफ है, और वो शाओ को भी बताता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पर यहाँ पर येन के फ्रेंड ली को तो यकीन नहीं आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि तूने सच में इतनी जल्दी शादी कर लिया। तो येन कहता है कि क्या मेरी वाइफ को देखने के बाद भी तुझे यकीन नहीं आ रहा है। तो वह कहता है कि सच मानना पड़ेगा। वो फिर शाह से कहता है कि सिस्टर इन लॉ के मेरे फ्रेंड में आपको दिखा क्या, आप तो हुई इतनी ब्यूटीफुल, तो आपके तो चाहने वाले बहुत होंगे। ये तो आखिर इतना बोरिंग टाइप का है, तो आखिर आपको इसमें पसंद क्या आया होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो शाह फिर सोचने पड़ जाती है कि वो इसका क्या जवाब दे। तो यन अपने फ्रेंड को चुप कराता है कि मेरी वाइफ को एम्बेरस मत कर, और उसे वो बताता है कि असल में मैंने अपनी वाइफ को चेज किया हूँ। तो उसका फ्रेंडली खुश होता है कि फिर तो कितनी अच्छी बात है। वो कहता है कि चलो सिस्टर इन लॉ मिलने की खुशी में हम ड्रिंक टोस्ट करते हैं। फिर डिनर से घर आने के बाद शाओ तो ऑलरेडी बहुत ही ड्रंक हो गई होती है, तो यन उसे उसके रूम में लिटा रहा होता है। तभी वो फिर उठ जाती है और कहने लगती है कि मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं करी हूँ। वो कहती है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊंगी। तो फिर यन बैठ जाता है और कहता है कि तुम क्या सीक्रेट बताने वाली हो मुझे। तो शाओ फिर उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, असल में मुझे तुम अपने डॉक्टर वाले कोट में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ भी कितने अच्छे दिखते हैं और ये कितने सॉफ्ट भी है। तो फिर यन तो ब्लश करने लगता है। तभी शाह कहती है कि आखिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है। तो यन कहता है कि हाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो फिर शाह उसे हवा देने लग जाती है
और गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है, तो एक्सीडेंटली उन लोग की किस होती है और फिर शाओ वापस अपना सो जाती है। और येन बस उसे देखकर फिर स्माइल करता रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो उसका सर दर्द हो रहा होता है और वो सोचती है कि आखिर मैंने कल रात कितनी ड्रिंक कर ली थी, इतनी स्मेल आ रही है। तभी अचानक से फिर शाओ को याद आ जाता है कि कल रात वो ड्रंक होने के बाद कैसे बिहेव कर रही थी। फिर वो बहुत ही एम्बैरेस होने लगती है। तभी यहाँ पर येन आता है और कहता है कि तुम उठ गई हो तो बाहर आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। तो फिर वो कहती है कि असल में कल मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो मैं बस कल जो भी बकवास कर रही थी उसके लिए सॉरी। येन कहता है कि तुमने क्या बोली थी, तो शाओ कहती है कि वही जो मैंने बोली थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो फिर हंसने लग जाता है, तो शाओ गुस्सा हो रही होती है कि तुम हंस क्या रहे हो। येन कहता है कि तुमने ये भी बोली थी कि तुम मुझे व्हाइट कोट में बहुत पसंद करती हो, अब तुम्हें मुझे व्हाइट कोट में देखना इतना पसंद है तो अब से तुम रोज ही देखोगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। शाओ सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने उसे ये नहीं बताई कि वो तो मेरा काफी टाइम पुराना क्रश है, नहीं तो और भी ज्यादा खराब होता। अगली बार से तो मैं इतनी ज्यादा ड्रिंक करूंगी नहीं। फिर शाओ अपना काम पे जाने के लिए जब तैयार होकर बाहर आती है तो येन उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर जब दोनों कार में बैठते हैं तो येन शाओ की सीट बेल्ट बंद करने के लिए उसके क्लोज आ जाता है, तो वो तो नर्वस हो जाती है। येन कहता है कि तुम आखिर क्या सोच रही थी, मैं तो बस सीट बेल्ट लगा रहा था। वो उसे अपने हाथ दिखाने लगता है कि तुम मेरे हाथ भी बहुत ज्यादा पसंद है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से तुमने मुझसे शादी करी थी। शाओ कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो येन पूछता है कि फिर आखिर क्यों, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाती है। तो येन कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, चलो अब जल्दी चलते हैं नहीं तो तुम फिर लेट हो जाओगी। फिर इसके बाद जब वो ऑफिस से घर आती है तो काफी थक गई होती है कि आज पूरा दिन बहुत काम था। तभी अचानक से येन यहाँ पर आकर अपनी शर्ट पहनने जा रहा होता है, तो शाओ उसकी बॉडी देखते रह जाती है। फिर इतने में येन को जरूरी काम से कॉल आता है, तो वो उसे बताता है कि उसे जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि हाँ तुम जाओ। तब तक फिर वो जा चुका होता है और शाओ इस बारे में सोचती है कि क्या येन कभी सच में उसे लाइक करेगा या फिर वो लोग हमेशा ऐसी डिस्टेंस में ही रहेंगे। नेक्स्ट डे शाओ जब हॉस्पिटल में होती है तो वो सोच रही होती है कि येन आजकल इतना बिजी है कि उसने कोई उसे मैसेज भी नहीं किया और घर भी नहीं आया। तभी फिर शाओ दो नर्स को बातें करते हुए सुनती है जो कि यहाँ पर इस बारे में कह रही होती है कि डॉक्टर येन जो ऑपरेशन कर रहे थे उसमें उनके साथ मिसलिन भी लगी हुई थी और रूमर है कि मिसलिन डॉक्टर येन को परस्यू कर रही है, तो पक्का वो दोनों शायद अपडेट भी करे होंगे। शाओ ये सब सुनकर अपसेट हो जाती है और वो तुरंत ही चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिन को जैसे ही थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो वो खुश होने लग जाती है कि फाइनली ब्रेक तो मिला। तभी यहाँ पर एक पेशेंट आया होता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, तो वो यहाँ बेहोश हो जाता है। तो लिन जल्दी से जाकर फिर इस बारे में येन को बताती है कि एक पेशेंट की हालत इतनी खराब है। तो फिर वो तुरंत देखने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम भी एक डॉक्टर हो पर इतना सा भी संभाल नहीं पाती हो। वो तुरंत ही फिर उस पेशेंट का चेकअप करके उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहा होता है। तो लिनो से कहने लगती है कि तुमने काफी टाइम से ब्रेक नहीं लियो, तो क्यों ना मैं दूसरे डॉक्टर को बुला देती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं इसकी तुरंत ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, वो उससे कुछ चीज दिलाने बोल रहा होता है। तो लिन फिर सुन नहीं रही होती है। तभी इतने में शाओ को जब इस बारे में पता लगता है तो वो तुरंत ही येन की हेल्प करने पहुंचती है और फिर शाओ तो उस पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसे अच्छे से ट्रीट करना जान रही होती है और सब हैंडल करने लगती है। जिसके बाद फिर येन उसकी सर्जरी भी करता है और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर हेड फिर तारीफें कर रहे होते हैं, पर येन तो लिन के ऊपर गुस्सा होता है और वो उसे डांटने लगता है कि अगर उसे ठीक से काम करने नहीं आता है तो वो हॉस्पिटल में क्यों है, और वो गुस्से में उससे डांटने के बाद चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शाओ को जो कि अपने ऑफिस में होती है, तभी उसकी फ्रेंड भी उसकी तारीफ कर रही होती है। इतने में उसे येन का मैसेज आता है कि वो उसका हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहा है। तो शाओ भी जल्दी से फिर बाहर आती है। येन उसे कहता है कि आज सिर्फ उसकी वजह से उस पेशेंट की जान बच पाई है। वो उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारा प्रोफेसर होने के नाते मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि मेरी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा कर रही है। तो वो कहती है कि फिर तो मैंने अपने प्रोफेसर से सीखी हूँ। फिर येन उसे बताने लग जाता है कि आज वो ऑलरेडी कई सारी सर्जरी कर चुका है और उसे एक और ट्रिप पे भी जाना है काम की वजह से। तो फिर वो कहती है कि फिर तुम जल्दी से जाओ, मेरी फिक्र मत करो। वो उसे हॉस्पिटल तक छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है फिर अपने घर जाता हूँ। जब वो जा रहा होता है तो शाओ उसके बारे में सोच रही होती है और फिर जब वो अंदर जाने लगती है तो येन पीछे मुड़कर उसे देखता है और सोचता है कि वैसे तो उसने उसे कॉल पर बता दिया था बिजनेस ट्रिप के बारे में, पर फिर भी वो उसे पर्सनली मिलकर बताना चाहता था। फिर नेक्स्ट सीन में जब शाओ अपना हॉस्पिटल से बाहर निकलती है छुट्टी होने के बाद, तभी यहाँ लिन उससे बात करने आ जाती है और कहती है कि मेरा एक कलीग है जो कि मेरी डिपार्टमेंट में और वो तुम में इंटरेस्टेड है और कह रहा है कि मैं तुम लोग के बीच की मिडिल मैन बन जाऊं और तुम्हारी और उसकी जोड़ी बना दूं। शाओ से क्लियरली समझाने लगती है कि मैं किसी से भी मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम्हें मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। लिनो से समझाने लगती है कि येन तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, तुम सोचना भी मत कि इसलिए उसने तुमसे शादी की है। उसने बस अपने फैमिली के फोर्स करने की वजह से तुमसे शादी की है, सिर्फ नाम की। तो एक दिन वो तुम्हें छोड़ने ही वाला है, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि अगर कोई डॉक्टर तुम्हें इंटरेस्टेड हो रहा है तो उसे तुम भाव दे दो, नहीं तो बाद में तुम्हारा ही नुकसान होगा।
शौ कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें जेलसी हो रही है कि मेरी यन के साथ शादी हो गई, इसलिए तुम हमें अलग करने के लिए सब कर रही हो। वो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है कि लेकिन हम हस्बैंड वाइफ के बीच में तुम कोई नहीं होती हो बीच में आने वाली, तुमने सोची भी कैसे कि मैं तुम्हारी एडवाइस लूंगी। तो लिन गुस्सा होती है और कहती है कि यन के सबसे ज्यादा क्लोज मैं हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम बस अब इंतजार करो तुम्हारा और उसका डिवोर्स होने का। तो शाओ तो मन में सोचती है कि मुझे यन से शादी करके कोई रिग्रेट नहीं है, इवन अगर कभी हमारा डिवोर्स भी हो जाता है तो भी मुझे ये तो खुशी रहेगी कि कम से कम मेरी और उसकी कुछ मेमोरीज बन गई। फिर तभी यन शाओ को पिक करने आया होता है और उससे कार में बैठने बोलता है, तो फिर वो जल्दी से चली जाती है और लिन को देखकर इतनी गुस्सा आती है कि वो सोच रही होती है कि बस वो तरीके ढूंढ के रहेगी इन लोग का डिवोर्स करवाने का, और यहाँ से वो भी चली जाती है। जाओ यन से पूछती है कि वो अचानक से उसे पिक करने कैसे आ गया, वो तो अपने पेरेंट्स के घर गया हुआ था। तो फिर वो बताता है कि वहां पर सब ठीक है। शाओ फिर उससे पूछने लग जाती है कि क्या आज वो और लिन पूरा साथ में काम कर रहे थे। तो फिर वो बताता है कि दोनों की शिफ्ट अलग अलग थी। ये सुनकर फिर वो खुश होती है और उसे बताने लगती है कि आज लिन आकर उससे कुछ कह रही थी जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो यन इस बारे में पूछ रहा होता है कि उसने क्या बोली है। शाओ सोचती है कि अगर मैं इसे बताऊंगी तो क्या इसे बिलीव होगा। यन कहता है कि बोलो भी उसने तुम्हें क्या बोली है। तो फिर शाओ बताती है कि वो मुझे अपने डिपार्टमेंट के किसी डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी। यन कहता है कि तुम उसे इग्नोर ही करो, वो अगर तुम्हें उसका नंबर भी दे देना तो फिर मैं उसे हैंडल कर लूंगा। फिर रात में शाओ तो यहाँ सोफा पर ही सो जाती है। तभी यन जब शावर लेकर आता है तो उसे ऐसे देखकर सोचता है कि वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं सो रही है, क्या वो भूल गई है कि उसके घर में मैं भी रहता हूँ। फिर वो सोचता है कि लेकिन हम तो हस्बैंड वाइफ है तो वो ऐसे सो सकती है। तभी फिर वो उसका कपड़ा सही करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी इतने में शाओ के फोन पर किसी लड़के का मैसेज आ रहा होता है जो कि उसका कलीग है। वो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि आज उसने कितना अच्छे से सब कुछ काम हैंडल करी, तो वो उसे कल डिनर पे इनवाइट कर रहा होता है। ये मैसेज पढ़कर येन थोड़ा सा जेलस हो जाता है कि शाओ को लगता है ये बंदा परस्यू कर रहा है। फिर वो शाओ को उठाकर रूम में लेकर जाता है। फिर मॉर्निंग में जब शाओ की नींद खुलती है तो वो अपने आप को रूम में देखकर शॉक होती है और सोचती है कि जरूर येन ने मुझे यहाँ लेटाया होगा। वो तो खुश हो जाती है और फिर वो देखती है कि उसके फ़ोन पर उसके कलीग का मैसेज आया हुआ है। तो वो उसे रिप्लाई देती है कि तारीफ के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे कोई डिनर के लिए नहीं जाना है। हाँ, अगर काम के बारे में मुझसे पूछना हो तो वो तो मुझसे पूछ सकते हो। और फिर शाओ तो उसे रिजेक्ट करने के बाद येन के बारे में सोच रही होती है कि वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गया है, तो अभी वो कहाँ पर होगा और कब तक पहुंचेगा। फिर हम यहाँ येन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ प्लेन में होता है और तभी उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है कि गलती से वो थोड़ा लेट हो गया और वो अब जाके मैसेज कर रहा है कि वो प्लेन में सेफली बैठ गया है, नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड कितना फिक्र कर रही होगी क्योंकि वो आखिर डिजास्टर एरिया में जा रहा है सपोर्ट के लिए। तो येन कहता है कि क्या इतना ज़रूरी है मैसेज भेजना। तो फिर वो बताता है कि उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड करे कि जब भी वो उसके साथ नहीं होगा तो वो हमेशा उसे रिपोर्ट कर दिया करेगा ताकि उसे ज्यादा फिक्र ना हो। वो यहाँ पर बाकी फ्रेंड लोग से कहने लगता है कि तुम लोग नहीं समझोगे, आखिर तुम लोग तो सिंगल हो। यान भी फिर सोचने लगता है कि क्या शाओ भी मेरे लिए परेशान हो रही होगी, आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो मुझे भी उससे इस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शाओ अपने ऑफिस में होती है और उसे जब यान का मैसेज आता है तो वो सोचती है कि लगता है उसने गलती से मुझे मैसेज भेज दिया होगा, नहीं तो वो कहाँ ही मुझे बताता है कि वो कहाँ पर है कहाँ नहीं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही प्लेन लैंड हो जाता है तो येन जल्दी से फिर अपना मोबाइल चेक करता है और देखता है कि शाओ ने तो उसे कोई रिप्लाई नहीं दी। तो वो सोचने पड़ जाता है कि क्या उससे मेरी कोई पड़ी नहीं है और वो दूसरी लड़की को डेट कर रही है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ अचानक से घर पे येन को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी बिजनेस ट्रिप से आ गए। तो फिर वो कहता है कि कल तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दी थी। तो कहती है कि तुमने मैसेज किए थे। तो येन फिर उसे देखने लग जाता है। शाह कहती है कि हाँ मुझे याद आया, तुम्हारा मैसेज तो आया था कि तुम सेफली पहुंच गए हो, तो मुझे लगा कि शायद तुमने गलती से मुझे भेजोगे। तो शाह इस बारे में सोचने लगती है कि आज तक तो येन ने कभी उसे अपने बारे में सब बताने के लिए रिपोर्ट करने को मैसेज किया ही नहीं, तो आखिर ये अचानक से कैसे। वो पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तो येन कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा बताओ, तुम कल सॉन्ग के साथ डेट पर गई थी। तो वो कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो कल अपनी फ्रेंड लिली के साथ बाहर गई थी। फिर वो याद करती है कि उसके कलीग सॉन्ग ने उसे डिनर के लिए मैसेज किया था, तो उसने तो उसे बोल दी थी कि वो नहीं जाने वाली है। अब यहाँ पर वो समझ जाती है और कहने लगती है कि तुम पक्का जेलस हो रहे हो, तभी तो तुम ऐसे पूछ रहे हो। येन कहता है कि मैं कोई जेलस नहीं हूँ, उल्टा मैं तो गुस्सा हूँ। तो ये सुनकर शाओ तो स्माइल कर रही होती है। तभी वो कहने लगता है कि मैं ये गुस्सा हूँ कि मैं इतने डिजास्टर वाले एरिया में गया था और मेरी वाइफ को मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। तो फिर वो शॉक हो जाती है कि क्या तुम डिजास्टर एरिया में गए थे,
वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उसकी फिक्र करने लगती है और कहती है कि तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई। फिर यान तो खुश हो जाता है कि यानी ऐसा नहीं है कि ये मेरी फिक्र नहीं करती है, बस इसे पता ही नहीं था कि मैं डिजास्टर एरिया में गया हुआ था, नहीं तो ये जरूर मैसेज करती। फिर वो कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही लकी है, सब कुछ बहुत अच्छा गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। शाओ सोचती है कि ये इतना खुश है इस वजह से क्योंकि मैं इसकी केयर कर रही हूँ। यान कहता है कि आगे से कभी भी मैं बिजनेस ट्रिप पर जाऊंगा या कभी मेरी एक्स्ट्रा सर्जरी रहेगी तो मैं तुम्हें मैसेज करके बता दिया करूंगा। शाओ कहती है कि यानी तुम कह रहे हो कि अब से तुम मुझे हमेशा रिपोर्ट करते रहोगे। यानी कहता है कि कल बस काम की छुट्टी हो जाए तो हम लोग साथ में फिर बाहर खाना खाने चलेंगे रेस्टोरेंट में। तो शाओ मान जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं एक कल काम खत्म होने के बाद तुमसे मिलने आऊंगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यन जब अपना काम फिनिश कर लेता है तो वो शाओ को मैसेज करता है कि मेरा काम हो गया है तो मैं खुद ही आता हूँ। वो निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक से लिन उसके ऑफिस में आ जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और उसके टाई को सही करने लग जाती है। इतने में शाओ येन के ऑफिस में इंटर करने वाली होती है कि वो इन लोग को ऐसे देखकर जल्दी से बाहर ही रुक जाती है और उसे एक गलत फहमी हो जाती है कि येन और लिन तो एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज हैं। तो वो सोचती है कि यानी लिन सही कह रही थी, उसने बस मुझसे फैमिली की वजह से शादी किया है। शाओ यहाँ से अपसेट होकर चली जाती है और तभी यहाँ पर येन तो लिन को दूर कर रहा होता है और वो उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम थोड़ा हद में रहो। तो लिन रोने लग जाती है और कहती है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग तो एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं ना, और मैं तो तुम्हें इतना पसंद करती हूँ और हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे के लिए इतनी परफेक्ट है, मैं हर चीज में तुम्हें मैच करती हूँ, तो आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं चूज किया। ये उसे समझाने लगता है कि मेरी अब शादी हो चुकी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा ऐसी मिसलीडिंग हरकत नहीं करोगी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें वो शाओ पसंद आ गई है, वो तो मेरे कंपैरिजन में कुछ है भी नहीं, आखिर तुम उसे कैसे चुन सकते हो। तो फिर यन समझा देता है कि मेरी वाइफ है ही सबसे बेस्ट, उसे किसी के साथ भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि अगर दोबारा तुमने मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी गलत बोली ना तो मैं अपनी कनेक्शन का यूज करके तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगा। ये बोलकर यन तो यहाँ से चला जाता है, पर इसकी वजह से फिर लिन को तो शाओ के ऊपर और गुस्सा आ जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं शाओ अपने ऑफिस में होती है, तभी उसे यन का मैसेज आता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम बिजी हो। तो शाओ तो इसी बारे में याद कर रही होती है कि उसने उसे और लिन को साथ देख ली थी। फिर वो तो उसे मैसेज में कह देती है कि मेरा भी काम खत्म नहीं हुआ है तो तुम अपना खाना खाने चले जाओ। लिन कहता है कि ठीक है, फिर तुम भी टाइम पर खा लेना। फिर यहाँ शाओ अपसेट ही होती है, क्या वो उसके और लिन के बीच में आ रही है ऐसे ही सोचकर। तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो उसका मूड ठीक करने के लिए फिर अपने साथ उसे क्लब में लेके जाती है। यहाँ पर क्लब में जो मेल मॉडल होते हैं वो शाओ के पास आकर उससे बातें कर रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड लिली पूछ रही होती है कि बताओ क्या तुम्हें ये पसंद आ रहा है। तो शाओ कहती है कि ऐसा मत बोलो, और वो सोचती है कि ये लोग आखिर येन के कंपैरिजन में कुछ भी कहाँ हो सकते हैं। तभी यहाँ पर येन भी अपने फ्रेंड के साथ क्लब में आया होता है उसके यहाँ बुलाने पर, और वो शाओ के बारे में सोचते हुए उसे मैसेज कर रहा होता है कि वो यहाँ पर आ गया है, क्या उसे कुछ खाना है तो वो बाहर से लेकर आ जाएगा। वो उसके बारे में सोचने में लगा होता है, तभी यहाँ उसका फ्रेंड ली शाओ को देख लेता है और कहता है कि तेरी वाइफ तो यहाँ पर है और देखो वो सारे मेल मॉडल से बात कर रही है, लगता है वो तो तुझे भूल जाएगी है और उसे अब कोई और ही चाहिए होगा। फिर येन उसे कहता है कि तू बकवास करना बंद करे तो अच्छा रहेगा। शाओ उसका मैसेज देखने के बाद उसे रिप्लाई ना देने का ही सोच रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर तू क्या सोचने में लगी हुई है, देखिए मेल मॉडल्स मैंने तेरे लिए इनवाइट करी हूँ। तभी फिर शाओ को येन मैसेज करके पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो उसे मैसेज कर देती है कि मैं घर पे हूँ। येन उसे वॉइस मैसेज भेज कर कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी वहीं पर हूँ, तो क्यों ना तुम यहाँ अपने हस्बैंड के पास आ जाओ ड्रिंक करने के लिए। तो शाओ उसका मैसेज सुनकर शॉक होती है और आसपास देखती है तो येन उसे इशारे करके बुला रहा होता है। तो शाओ सोचती है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया कि ये भी यहाँ पर है, जरूर पक्का ये मेरा इल्यूजन होगा, मैंने उसे झूठ बोली थी और लगता है मैं तो फंस चुकी हूँ। फिर वो वापस देखती है और सोचती है कि ये तो लगता है सच है। वो अपना मुंह छुपाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी एक मेल मॉडल उसका नंबर मांग रहा होता है। इतने में येन शाओ के सामने आ जाता है और कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि तुम यहाँ ओवर टाइम करने के लिए क्लब में आई हो। शाओ तो यहाँ सोचने पड़ जाती है कि इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ पकड़े भी जा सकते हैं, फिर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील होता है। तभी वो मॉडल कहने लग जाता है कि देखो मैं पहले आया हूँ तो तुम बाद में लाइन में लगो, पहले मुझे इसका नंबर मिलना चाहिए। तो येन फिर शाओ को पकड़ता है और उसे कहता है कि उसे बताओ कि आखिर कौन पहले आया। तो ये समझ जाती है कि ये जेलस हो रहा है, तो वो यहाँ पर उस मॉडल को छोड़कर शाओ का नाम लेती है कि ये पहले आया। फिर शाओ कहता है कि वाइफ चलो हम लोग घर चलते हैं और उसे लेकर वो बाहर जाता है।
तभी शाओयान उसे समझाने लगती है कि मेरी बात सुनो, असल में मेरी फ्रेंड लिली का मूड ठीक नहीं था और उसे क्लब में आना था, तो मैं बस उसके साथ के लिए आई थी। और वो मन में सोच रही होती है कि सॉरी लिली, मैंने अभी तुम्हारे ऊपर सब डाल दी। फिर येन तो उसे कहने लग जाता है कि लेकिन अगर तुम ऐसे बाहर जाया करो तो तुम सभी को क्या बता सकती हो कि तुम सिंगल नहीं हो, बल्कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ। डॉक्टर येन, ऐसा तुम क्या कह सकती है सभी को? शाओयान शॉक हो जाती है कि येन मेरे साथ अपनी मैरिज को पब्लिक करना चाहता है। लेकिन वो अपसेट होती है कि आज वो लिन के साथ कैसे क्लोज था, तो आखिर अब मेरे से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी येन उसका फेस पकड़ता है और पूछता है कि तुमने सुनी कि नहीं। तो शाओ मान जाती है। फिर इतने में येन को ड्राइवर की कॉल आई होती है और वो फिर शाओ को बताता है कि असल में ड्राइवर लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा है, तो मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। और हाँ, उस मेल मॉडल को ढूंढने मत चली जाना। तो फिर वो स्माइल करके कहती है कि हाँ नहीं जाऊंगी, मैं इंतजार करती हूँ। तब यहाँ पर लिन की मॉम शाओ को देखकर उसे बात करने लगती है। तो शाओ ने देखकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आपको मुझसे क्या काम है। तो फिर वो कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तो मुझसे अच्छे से तो बात करो। शाओ कहती है कि हाँ हाँ, आप वही आंटी हो जिसने मुझे और मेरी मॉम को घर से निकाल दिया था, तो बताएंगे आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो लिन की मॉम शाओ से कह रही होती है कि तुम और लिन सेम हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक तो तुम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को बुली करने की। शॉ कहती है कि सच में लिन की कंप्लेन करने की लगता है आदत नहीं गई है, वो फिर से कंप्लेन करना शुरू कर चुकी है। वो जाने लगती है तो लिन की मॉम इसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो ताकि फिर लिन को परेशानी ना हो। तो शॉ कहती है कि आप अपने आप को समझती क्या है कि हर जगह क्या आपकी फैमिली का सब कुछ चलने वाला है। तो आंटी कहती है कि मैं तुमसे अच्छे से कह रही हूँ तो सुन लो, नहीं तो फिर मैं काफी तरीके लगा सकती हूँ तुम्हें निकलवाने के लिए। तभी यहाँ पर यह आ जाता है और वो लिन की मोम का हाथ हटाते हुए उन्हें कहने लगता है कि आंटी अगर आपको कुछ भी काम हो ना तो आप मुझे डायरेक्ट बोलो, मेरी वाइफ को ऐसे आप परेशान नहीं कर सकती। तो आंटी शॉक हो जाती है कि वाइफ, तुम दोनों की शादी होगी? और हाँ, क्या तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता है और लिन को आखिर उसे पता चला? तो ये उन्हें समझाने लगता है कि मेरी मॉम को तो इस बारे में पहले से पता है, वो तो बहुत खुश है, और आप तो उनकी फ्रेंड बनती है, तो क्या मेरी मॉम ने आपको बताई नहीं? फिर तो मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली शाओ से बहुत ज्यादा खुश है और उन्हें तो शाओ बहुत पसंद है, और मेरी मॉम ने तो मुझे ऑर्डर दे दिया है कि मैं शाओ को अच्छे से प्रोटेक्ट करूं और जो कोई भी उसे परेशान करने आए उसे सबक सिखाऊं। तो आपकी फैमिली को क्या मैं हैंडल करूं, आप चाहती है? तो वो गुस्सा होकर चली जाती है। फिर ये शाओ से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो वो सोचती है कि जब भी मैं एम्बेरस्ड होती हूँ तो वो इसलिए बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए से बोलता है। शाह कहती है कि चलो अब चलते हैं। तभी यैन उसे जल्दी से हक कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे पता है मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम्हें जब भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो सबसे पहले तुम मुझे ही याद करो। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ, तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। तो शाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो तो कह रहा है कि उसके और लिन के बीच में कुछ है ही नहीं और वो तो हमेशा उससे प्रोटेक्ट करने वाला है। वो खुश होकर फिर उसे हक कर लेती है और उसकी बात मान जाती है। तभी यैन बताने लगता है कि कल मैं सेमिनार के लिए जाने वाला हूँ, लेकिन फिर जब मेरा काम की छुट्टी हो जाएगी तो हम दोनों साथ में फिर लंच करेंगे। शाह कहती है कि ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। नेक्स्ट डे फिर यहाँ शाह ऑफिस में होती है। तभी लिली आकर उसे कहने लगती है कि आखिर तुम कल मुझे बस एक मैसेज करके छोड़ के चली गई। शाह कहती है कि सॉरी सॉरी, मैं जल्दी में निकल गई थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी और दिन वापस से तुम्हें डिनर पे इनवाइट करूंगी। तो फिर उसकी फ्रेंड मान जाती है कि ठीक है, फिर सही है। शाह फिर येन के बारे में सोच रही होती है कि आखिर उसे भी तो भूख लगी होगी, वो क्या खाएगा। तभी इतने में एक डॉक्टर यहाँ पर येन के बारे में कंप्लेन करने आया होता है, वही सेमिनार से रिलेटेड कुछ बारे में, जो कि उसके बारे में गलत गलत बोलता है। तो शाओ फिर तुरंत ही येन की साइड लेने लगती है कि वो डॉक्टर येन के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, और वो उसे समझाने लगती है कि अगर तुम्हें डॉक्टर येन से इतनी प्रॉब्लम है तो उनके मुंह पे बोलना सीखो, ऐसे पीठ पीछे नहीं। तो अभी येन यहाँ बाहर खड़े होकर ये सब सुनकर बहुत ही खुश होता है। फिर वो डॉक्टर लियो तो यहाँ पर ये शाओ के ऊपर भी इल्जाम लगाने लगता है कि क्या उसका डॉक्टर येन के साथ कुछ चल रहा है जो उसकी इतनी साइड ले रही है, वो लगता है वो हैंडसम है इसलिए तुम भी उसके पीछे लगी होंगी। तो शाओ फिर उस डॉक्टर लियो को अच्छे से जवाब देती है कि तुम्हारे पास हैंडसम फेस नहीं है ना, इसलिए तुम उससे इतना जेलस हो रहे हो। बाहर खड़े होकर येन अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाता है और ये भी इम्प्रेस होता है कि शाओ को तो अपने लिए कैसे लड़ना आता है और उसके लिए भी। तो फिर डॉक्टर लियू यहाँ पर शाओ को धमकी देने लगता है कि वो मेन सर्जन डॉक्टर है ना, वो इसे यहाँ से निकलवा सकता है। तो यहाँ पर फिर येन आकर कहने लगता है कि आखिर आप कब से शाओ के प्रोफेसर बन गए, क्योंकि आखिर शाओ तो अब मेरी असिस्टेंट है और मैं उसके प्रोफेसर का सब्सिट्यूट हूँ। शाओ तो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है कि ये कहाँ अचानक से आ गया, यानी मैं जो इसकी पीठ पीछे तारीफें कर रही थी इसने सब सुन लिया, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। वो तो शाओ की ऐसी हरकत देखकर और भी ज्यादा खुश हो रहा है। फिर वो डॉक्टर लियू को समझाने लगता है
कि क्या वो उससे पंगे लेना चाह रहे हैं। तो वो डॉक्टर ल्यू डर जाता है और कहता है कि मैं तो बस ऐसी बातें कर रहा था, तुम गलत मत समझो। तो यान उन्हें बताने लगता है कि उसकी सारी बातें उसने ऑलरेडी सुन चुका है। वो उन्हें समझाने लगता है कि वो आखिर शाओ को ऐसे कैसे धमकी दे सकते थे। वो कहता है कि शाओ चीफ सर्जन बनेगी कि नहीं, ये आप कौन होते डिसाइड करने वाले, आपको क्या लगता है कि आपके पास इतनी पावर है। तो डॉक्टर ली तो डर जाता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। यन कहता है कि ठीक है फिर अच्छी बात है, लेकिन दोबारा मेरी वाइफ के सामने ऐसा मजाक मत करना। और वो यहाँ पर शाओ का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ डेट पर। तो शाओ भी शॉक हो जाती है कि उसने सभी के सामने बता दिया कि वो उसकी वाइफ है। फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड लिली भी पूछने लगती है कि तुम दोनों। तो यन कहता है कि हाँ, हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये सुनकर फिर दूसरे डॉक्टर इन लोग की जोड़ी के बारे में तारीफें करने लगते हैं कि उन लोगों ने तो अपना रिलेशन इतना अच्छे से छुपाए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा। येन कहता है कि आप सभी फिक्र मत करो, जब मैं अपनी वेडिंग सेरेमनी रखूंगा तो सभी को इनवाइट करूंगा। फिर सभी लोग बाहर चले जाते हैं कि चलो इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं इनकी डेट पे। फिर शाओ येन को थैंक्स बोलने लग जाती है। तो वो कहता है कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने मेरा साथ दी, मैंने जब सभी को हमारे रिलेशन के बारे में बताया। तो वो सोचती है कि उसने कहा था कि वो बहुत ही लकी है मुझसे शादी करके, तो क्या ये भी मुझे लाइक करता है। फिर दोनों यहाँ से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहाँ से जब घर आते हैं तो शाह को उसकी मॉम की कॉल आती है। और कॉल पर मॉम उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम दोनों फ्री रहोगे, फिर कल अपने हस्बैंड के साथ यहाँ डिनर पे आ जाओ, मैंने शाह की मॉम को भी बुला लियो। तो फिर यहाँ पर शाह कॉल पे बात करता है और कहता है कि मॉम ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। तो मॉम कहती है कि फिर क्यों ना आज ही का डिनर प्लान कर लेते हैं। तभी कॉल रखती शाओ यन से कहने लग जाती है कि आज तो तुम बिजी रहोगे ना, तो मैं अपनी मॉम को मना कर देती हूँ। तो यन उसे रोककर कहता है कि जाने दो, वैसे भी हम लोग अभी तक साथ में ट्रिप पर नहीं गए। तो शाओ भी खुश हो जाती है। फिर शाओ और यन अपनी अपनी मॉम के साथ यहाँ पर साथ में घूमने गए होते हैं। जब ये लोग होटल में रुकने जा रहे होते हैं तो शाओ और यन की एक ही रूम ये लोगों ने बुक करे होते हैं। तो शाओ बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है कि अभी तक तो वो लोग सेम रूम शेयर करे ही नहीं है, वैसे कैसे रह सकते हैं। फिर वो अपनी मॉम से कहने लग जाती है कि मॉम आज रात में आपके साथ रहूंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो तो अपने हस्बैंड के साथ ही रहो। और दोनों मॉम्स तो इन लोग की जोड़ी बनाने के लिए अपना साथ में चली जाती है। और शाओ और यन के पास ऑप्शन नहीं होता, उनको सेम रूम में आना पड़ता है। शाओ तभी यन से कहने लग जाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर दूसरा रूम बुक कर लेती हूँ। तभी वो उसे रोकता है कि वाइफ तुम इतना ज्यादा शाय क्यों फील करी हो, आखिर हम लोग लीगली मैरिड है, तो आखिर तुम ऐसे क्यों भाग रही हो। पर शाह को फिर इतना शाय होता हुआ देखकर वो कहता है कि मैं तुम्हें बस टीज कर रहा था, देखो अभी कोई फायदा नहीं है जाकर, क्योंकि मॉम ने ऑलरेडी सारे अरेंजमेंट करे होंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रूम तुम्हें नहीं मिलने वाला है। फिर दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि एक जन सोफा पे सो जाएगा और एक जन बेड पर। तो शाह कह रही होती है कि मैं सोफा पे सो जाऊंगी। तो वो उसे समझाता है कि तुम्हें ये सारी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, वो काम मेरा है, तो तुम आराम से बेड पर सो। वो शाह इतनी शाह हो चुकी होती है कि वो कहती है कि मैं जल्दी से शावर लेके आती हूँ। फिर नेक्स्ट डे ये चारों साथ में घूमने भी जाते हैं और शाओ और यन एक साथ फोटोज ले रहे होते हैं। तो दोनों मॉम्स ये देखकर बहुत ही हैप्पी होती हैं। फिर ट्रिप पर से जब ये लोग वापस आ जाते हैं तो शाओ यन और अपनी फोटो देख रही होती है और खुश होती है। तभी वो अपनी फ्रेंड से भी इस बारे में बात करने लगती है। तो लिन ये सब सुन लेती है, उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये इतनी खुश हो रही है ना, अभी इसके पूरे हॉस्पिटल में बेइज्जती करवाती हूँ। फिर यहाँ पर शाओ के बारे में रूमर फैल जाती है उसकी मॉम को लेकर, और उसके बारे में लोग गलत गलत बातें कर रहे होते हैं कि वो अपने डैड की नाजायज बेटी है वगैरह वगैरह। शाह ये सब सुनकर फिर लिन को चिल्लाती है कि उसने उसके बारे में क्या है झूठी रूमर फैला दी है। तो लिन उससे झगड़ा करने लगती है। तो शाह भी उसे रिपीट में जवाब देने के बाद जब यहाँ से जा रही होती है तो लिन फिर उसके पर हाथ उठाने जाती है, पर यन उसका हाथ रोक लेता है और वो उसे याद दिलाता है कि मैंने जो तुम्हें वार्निंग दिया था लगता है तुम भूल गई हो। वो शाह का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी इसी वक्त मेरी वाइफ से माफी मांगो या तो फिर इस हॉस्पिटल से मैं तुम्हें निकाल के रहूंगा। वो उसे दोनों में से एक ऑप्शन चूज करने का कहकर यहाँ से शाह को लेकर बाहर आता है। तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि आज उसने लिन के सामने क्लैरिफाई कर ही लिया कि लिन के साथ तो उसको कुछ है भी नहीं। यान फिर शाह से अपनी तारीफें सुनना चाह रहा होता है कि मैंने बहुत ही अच्छा किया ना, मैं तुम्हारा अमेजिंग हस्बैंड हूँ ना। तो शाह मान जाती है कि हाँ बात तो सही है, वो उससे थैंक्स कर रही होती है। तो कहता है कि सिर्फ मुंह से थैंक्स बोलकर नहीं चलेगा, वो उससे किस मांग रहा होता है। तो शाह जैसे उसे किस करने जाती है तभी यहाँ पर इन लोग के बाकी दोनों कलीग आकर देख लेते हैं और जल्दी से अपनी आंखें बंद करने लगते हैं कि नहीं नहीं हमने कुछ भी नहीं देखा। फिर शाह और यान यहाँ से घर जाने के लिए निकलते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि शाह ने अपनी फ्रेंड के कहने पर खुद इनिशिएटिव लेने का सोची होती है और उसने यहाँ फिर येन के लिए कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन करी होती है। दोनों साथ में फिर डिनर करते हैं और जब रूम में आते हैं तो येन शाह की क्लोज आ रहा होता है उसे टीज करने के लिए, और फिर उसे कहता है कि वो उसकी बिना मर्जी के कुछ भी नहीं करेगा, तो वो डरे ना। मॉर्निंग में जब शाह की नींद खुलती है तो वो येन का फेस टच करके खुश हो रही होती है कि वो कितना हैंडसम है। तभी वो भी जाग जाता है। तो शाह जल्दी से दूर होती है और कहती है कि अब हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना है। फिर हॉस्पिटल में ये लोग बहुत ही बड़ी सर्जरी हैंडल करते हैं और किसी पेशेंट की जान बचाते हैं और शाह और येन दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, इसलिए सब अच्छा जाता है।
फिर शाओ अपनी मॉम के साथ होती है। तभी यहाँ पर इन लोग को कॉल पे पता लगता है कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो ये लोग हॉस्पिटल में लेके होते हैं, पर लिन ने पहले से शाओ के बारे में सारी गलत गलत रूमर फैलाई होती है। तो शाओ और उसकी मॉम को लोग यहाँ पर क्या क्या नहीं बोल रहे होते हैं। पर यहाँ पर शाओ कहती है कि वो अपने ग्रैंडपा से मिलने आई है, कोई पैसे के लिए नहीं। तो बार बार वो इल्ज़ाम लगाना बंद करे कि वो लोग प्रॉपर्टी के लिए पीछे पड़े। शाओ ये कह देती है कि उसे और उसकी मॉम को कुछ भी नहीं चाहिए। फिर ग्रैंडपा के बुलाने पर शाओ को अंदर आने मिल जाता है। वो अपनी ग्रैंडपा से उनके लास्ट मिनट पर उनसे मिलती है, और वो तो अपनी सारी इनहेरिटेंस उसके ही नाम पर करके गए होते हैं। तो जब लिन को ये पता लगता है तो वो इसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, और शाओ से बदला लेने के लिए वो किसी गुंडे को भेज देती है हॉस्पिटल में उसे मारने को। और फिर ये बंदा जब हॉस्पिटल में शाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो यन उसका चाकू पकड़ के रोक देता है और बचा लेता है। पर यन को जब चोट लग जाती है तो शाओ उसकी फिर हॉस्पिटल में बहुत फिक्र करी होती है, और उसे वो समझा देती है कि दोबारा वो उसके लिए ऐसा कभी ना करे। तो यन कहता है कि मैं कैसे नहीं करूंगा, तुम मेरी वाइफ हो। तो इसलिए हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर यहाँ लिन को अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं कि उसने उन लोग को मारने की कोशिश करी। फिर उसे जेल हो जाती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि येन और शॉ जब घर आ जाते हैं तो शॉ अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है, और तभी उसकी फ्रेंड की बातें येन सुन लेता है कि उसका कोई क्रश है। तो वो तो बहुत अपसेट हो जाता है कि क्या तुम अपने क्रश को अभी भी लाइक करती हो। तो शॉ फिर उसे समझा देती है कि वो जेलस होना बंद करे, क्योंकि उसका क्रश कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वो उसे उसका ब्रेसलेट भी दिखाती है और कहती है कि वो उसे हाई स्कूल टाइम से लाइक करती थी, पर येन को इस बात का पता भी नहीं था। वो तो अब बहुत ज्यादा खुश होता है, दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।